खुद यूपीएससी के हिसाब से ही आपका जो एग्जाम देने का या एग्जाम की तैयारी का जो टाइम पीरियड है वो 21 से पहले है। और 21 से पहले का मतलब ये है कि 12th के जस्ट बाद। वो शायद आपसे जानना चाहते हैं कि आप व्यक्तित्व के रूप में आपकी पर्सनैलिटी की स्पेशलिटी क्या है, एक अधिकारी के रूप में, एक ऑफिसर के रूप में मैं आपको क्यों सेलेक्ट करूं। एग्जाम देने कितने लोग जाते हैं पहले ये देख लीजिए। प्रीलिम्स में जस्ट हाफ, 4 लाख, 5 लाख, 4 लाख, यानी कि सीरियस कैंडिडेट कितने आप देख सकते हैं जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, दैट इज 50%। है ना, क्योंकि आज का जो सेशन है वो पूरी तरीके से हम यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या है एग्जाम। ये लोग बताते हैं कि एग्जाम बहुत टफ है। कितने लोगों को लगता है कि ये एग्जाम टफ है? अच्छा, आपको नहीं लगता ये एग्जाम टफ है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बोला इन्होंने, बैठ जाइए। क्या बोला इन्होंने कि टफ वो चीज होती है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है ना। क्लास फर्स्ट से देखिए क्लास 12 तक कैसे आपने पढ़ाई स्टार्ट की थी। आपको तो आ भी नहीं लिखना आता था, बोलना भी नहीं आता था, है ना। आपको एबीसीडी नहीं आती थी, आपको टेबल्स गिनतियां नहीं आती थी। हर चीज आप किया है, हर चीज सीखा है ना। और सीखने से क्या हुआ है, सीखने से कहीं ना कहीं वो चीजें मुझे समझ में आई है, राइट। तो जिन लोगों का ये मानना है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम बहुत टफ है और इतना टफ है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा आज के सेशन को देखने की जरूरत है और इसको समझने की क्या है, जरूरत है। ठीक है, तो स्टार्ट करें सेशन। सो क्या क्या चीजें हमें देखना है। एक तो आज के सेशन में डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे सिविल सर्विसेज के अबाउट। ठीक है, व्हेन द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो राइट टाइम पे तो हम लोगों की बात हो ही गई है। सिविल सर्विसेज की तैयारी का राइट स्टेज क्या है? हाँ, कॉलेज के टाइम पीरियड में, है ना, कॉलेज के अराउंड। लेकिन ये बात पता कैसे चलती है? ये बात पता चलती है जब हम सिविल सर्विसेज की एलिजिबिलिटी को देखते हैं, योग्यता को देखते हैं, है ना। यानी कि इस एग्जाम देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। क्या सभी लोग एग्जाम दे सकते हैं? किसी भी एज के लोग दे सकते हैं? या किसी भी एकेडमिक स्टेज के लोग इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं। दो एलिजिबिलिटी की यहां पर या दो योग्यता होनी चाहिए, और उन दो योग्यता के साथ में कोई भी कैंडिडेट इस एग्जाम को क्या कर सकता है, दे सकता है। वो दो योग्यता कौन सी है? पहला, कैंडिडेट की जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 21 की एज, राइट। यानी कि 21 से पहले आप इस एग्जाम में अपेयर नहीं हो सकते। ठीक है। दूसरा जो है कि दूसरी जो एलिजिबिलिटी है कि आपका ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वो सही समय क्या है। जैसे पहले क्या होता था, पहले इन द सेंस कि आज के 5-10 साल पहले, है ना। अब तो तैयारी को लेकर काफी चीजें चेंज हो चुकी हैं, लेकिन आज के 5-10 साल पहले लोगों का ये कहना था या लोगों का ये मानना था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कब होगी? जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए, मास्टर कंप्लीट कर लीजिए, रिसर्च कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, मास्टर तो कम से कम कंप्लीट हो जाए, तब आप थोड़ा सा मेच्योर हो जाएंगे और उसके बाद सिविल सर्विसेज की आप तैयारी करना स्टार्ट करिए। मास्टर कंप्लीट करते करते एज जो होती है वो 22-23 के आसपास हो जाएगी। और उस समय, जिस समय ये ट्रेडिशन चल रहा था, उस समय एग्जाम देने का जो लास्ट एज थी, है ना, दैट इज 30 साल। तो 23-24 साल में आप एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और लगभग 2-2.5 साल इस एग्जाम की प्रिपरेशन में, है ना, क्योंकि लंबा सिलेबस है। 2-2.5 साल अगर इसमें लग जाएंगे तो 26-27 में तो कैंडिडेट पहली बार प्रिपेयर होकर तैयार होता था एग्जाम देने के लिए। अब उसके पास में 1 या 2 अटेम्प्ट है, राइट। पहले स्कूलिंग भी बहुत लेट होती थी, तो मैंने तो 23-24 आज के कंडीशन के हिसाब से बताया कि लोग ग्रेजुएशन या मास्टर कंप्लीट करते हैं। पहले ग्रेजुएशन या मास्टर कंप्लीट होते होते 25-26 की एज हो जाती थी। तो जो आप अनसक्सेस रेट देख रहे हैं ना सिविल सर्विसेज में, कि बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, बहुत अच्छे पढ़ने में थे। आपने सुना होगा कि आपके आसपास में कहीं पड़ोस में, रिलेटिव में कोई भैया या कोई दीदी
जो बहुत अच्छे थे अपने स्कूलिंग टाइम पीरियड में, अपने ग्रेजुएशन के टाइम पीरियड में बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हुए। तो उस ना सिलेक्शन का कि सही टाइम पर प्रिपरेशन को स्टार्ट ना करना, और उसकी वजह से, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके ऊपर प्रेशर या दबाव क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर लड़के हैं तो प्रेशर होगा कि आर्थिक या इकोनॉमिक, इन जनरल मैं सामान्यतः बात कर रहा हूं, है ना, जो हम लोग के आसपास में घरों में चीजें चल रही हैं। अगर आप लड़के हैं तो कहीं ना कहीं आपको आपके ऊपर फैमिली के लिए या इकोनॉमिक चीजें या आपको कमाने का या जॉब करने का प्रेशर आपके ऊपर क्या होगा, क्रिएट होगा। इन जनरल अगर लड़की है तो कहीं ना कहीं 25-26 की एज तक आते आते मैरिज या शादी करने का प्रेशर या शादी का दबाव वहां पर होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके ऊपर उस एज में दबाव या प्रेशर इस तरीके से क्रिएट हो गया है, तो जाहिर सी बात है उस इफिशिएंसी के साथ में शायद इस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं हो पाना। तो आप लोग सबसे ज्यादा समझदार हैं जो आज इस क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना, और वो इसलिए क्योंकि आपको कम से कम इतनी बात तो पता है कि हां तैयारी करने का सबसे सही समय क्या है। अगर मैं यूपीएससी के पैरामीटर को देखूं, राइट, तो यूपीएससी का पैरामीटर में एज की जो क्राइटेरिया है, उस एज में स्टार्टिंग एज एग्जाम देने की कौन सी है, 21 साल। तो तैयारी 21 से पहले होनी चाहिए या 21 के बाद, पहले। और तैयारी 21 से पहले स्टार्ट कर लेनी है या 21 के पहले खत्म कर लेनी है, खत्म हो जानी चाहिए। ये तो आयोग कम से कम बता रहा है कि हाँ, मतलब कमीशन के हिसाब से ही ये सारी चीजें मुझे क्या है यहां से पता चल रही है कि 21 से पहले, यानी कि जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट अपना देने जाऊं तो वो प्रॉपर 21 की एज में जाकर, और ना सिर्फ वो मेरा पहला अटेम्प्ट केवल अटेम्प्ट ईयर हो। जैसे बहुत लोग तो ठीक है इस साल पेपर भर फिल कर दिया है, एक बार पेपर देख लें कि वो कैसे हैं और तुम कैसे हो, है ना। बहुत लोग तो फॉर्म फिल करके पेपर को क्या करने जाते हैं, देखने जाते हैं, राइट। लेकिन पेपर देखने का टाइम नहीं। जब आप पहला अटेम्प्ट दें तो पहले अटेम्प्ट में डबल एफ का फॉर्मेट आपके पास हो, फर्स्ट अटेम्प्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट, राइट। तो खुद यूपीएससी के हिसाब से ही आपका जो एग्जाम देने का या एग्जाम की तैयारी का जो टाइम पीरियड है वो 21 से पहले है। और 21 से पहले का मतलब ये है कि 12th के जस्ट बाद, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि एक जनरल कैंडिडेट के लिए जो लास्ट एज है एग्जाम देने का, वो लास्ट एज कितना है, 32 जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वहां पर एज का क्राइटेरिया, मैं जनरल के लिए बात कर रहा हूं, राइट। सिलेबस में आपको चीजें मिल भी जाएंगी कि एज क्राइटेरिया क्या है। जैसे ओबीसी के लिए 35 की एज है। एक कैंडिडेट 21 की एज में सेलेक्ट होते हैं और एक कैंडिडेट किस एज में सेलेक्ट हो रहे हैं, 32। सिलेक्शन के एज में तो गैप है, 21 साल में भी सेलेक्ट हो सकते हैं, 32 में भी सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट की एज तो क्या है, फिक्स है। ऐसा थोड़ी है कि आप देर से आए तो आपको ज्यादा मौका मिलेगा, राइट। तो आपको 60 की एज में रिटायर होना है। अब आप देखिए कि 32 की एज में जो बच्चा एग्जाम क्या सेलेक्ट होके गए हैं वो कितने साल सर्विस कर रहे हैं, 28। और जो 21 की एज में सेलेक्ट हुए हैं उनका सर्विस ईयर कितना है, 40 साल। आपको पता है सिविल सर्विसेज में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो पोस्ट है आईएएस कैटेगरी में, आप कह सकते हैं सबसे लोअर का पोस्ट है। एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जनरलाइज काम होता है, सामान्य काम होता है। और इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास में ज्यादा टाइम रहेगा काम करने का तो आप सीधे धीरे 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 प्रमोट होते हुए भारत सरकार के साथ में काम करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, पीएमओ के साथ में आप काम करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में आप काम करेंगे। और सोचिए अगर मंत्रालय में मंत्री जी के साथ में बैठकर और पॉलिसी फॉर्मुलेशन बना रहे हैं कि एजुकेशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, हेल्थ पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, एल्डरली पीपल के साथ में हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, विजन भारत का कैसा हो। और इसका मतलब है अगर आप
इस बड़े लेवल तक जाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मेरी तैयारी का जो टाइम पीरियड है वो इसी के अराउंड होना चाहिए। 22, 23, 24 तक ठीक है, 25 तक भी ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप 32 की एज में सेलेक्ट होते हैं, ठीक बात है, सेलेक्ट तो हो गए हैं, घर वालों को, थोड़ा सोसाइटी को, समाज को थोड़ा सा मौका मिलेगा, थोड़ा कुछ दिन आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जो आप वास्तव में 21 साल की एज में सेलेक्ट होके और कर सकते थे इस सर्विस में, वो शायद उतना मौका आपको नहीं मिलेगा। हालांकि सिलेक्शन ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो खराब है, लेकिन जब आप 32 की एज में सेलेक्ट हो सकते थे तो 21 में भी सेलेक्ट हो सकते थे, प्रयास बस थोड़ा सा पहले से करना था। तो जो पहला क्वेश्चन ये है कि सही समय क्या है भाई सिविल सर्विसेज की तैयारी का, तो उसके अकॉर्डिंग लॉजिक के तौर पर हम देखें तो राइट टाइम आपका क्या है, जस्ट 12th के बाद या ग्रेजुएशन के पहले या उसी ड्यूरेशन में, यानी कि कॉलेज टाइम में जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जब आप मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, उसी बीच में मुझे तैयारी क्या करनी है। और मुझे लग रहा है इस क्लास में जितने लोग बैठे हुए हैं सब उसी के अराउंड है ना, सभी लोग ग्रेजुएशन या जस्ट ग्रेजुएशन पास आउट हुए होंगे या फिर अभी आपका ग्रेजुएशन चल रहा होगा। ये ठीक टाइम पीरियड है सिविल सर्विसेज की तैयारी का या उसको प्रिपेयर करने का, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज के अबाउट थोड़ी बहुत चीजें हमने देख ली। अब थोड़ा सा इसका सिलेबस को देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर सिविल सर्विसेज एग्जाम का सिलेबस क्या है, राइट। तो कितने में एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का? 3 स्टेजेस, ये सबको पता है ना। 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है। पहले स्टेज का जो नाम है दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, है ना, प्रारंभिक परीक्षा जिसको बोलते हैं। दूसरे स्टेज का जो नाम है दैट इज मेन एग्जामिनेशन। मेंस नहीं होता है, मेन होता है, मुख्य परीक्षा, मेंस नहीं बोलते हैं, है ना। सब गलत बोले तो ठीक बात है, लेकिन जब आप कैंडिडेट के तौर पर तैयारी आपने स्टार्ट कर दिया है तो सही बोले, है ना। मेन एग्जाम होता है या मेन एग्जामिनेशन होता है, मेन का मतलब मुख्य परीक्षा होता है, राइट। तो मेन एग्जामिनेशन एंड थर्ड जो स्टेज है दैट इज पीटी यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। तो इन तीनों स्टेजेस को हम लोग देखेंगे क्या पेपर पैटर्न है, कितने लोगों को पता है इसके बारे में। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता है, तो एक थ्रो आउट करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेज है आपका दैट इज प्रिलिमिनरी, ठीक है। और इसके अबाउट अगर आपके कोई डाउट होंगे तो आप इसी सेशन में ही पूछ लेंगे। तो फर्स्ट स्टेज आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, इसमें कितने पेपर आएंगे? 2 पेपर, और दोनों के मार्क्स कितने हैं? 200 मार्क्स के, ठीक है। जिसमें पहले पेपर का नाम है जीएस पेपर फर्स्ट। पहले पेपर का क्या नाम है? जीएस पेपर फर्स्ट। सेकेंड पेपर जो है आपका वो कौन सा है? दैट इज जीएस पेपर 2। इसको सीसैट नहीं बोलते हैं, है ना। जीएस पेपर फर्स्ट एंड जीएस पेपर 2, ठीक है। चूंकि मैथ, रीजनिंग या जो भी क्वेश्चंस हैं वो इसी पेपर में आते हैं, है ना, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड जो इसी पेपर में आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसको सीसैट या ऐसा नाम देते हैं। बट आप दोनों पेपर का जो नाम है वो जीएस पेपर 1 है एंड जीएस पेपर 2। जीएस पेपर का मतलब जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन के पेपर, ठीक है। कट ऑफ इज कैलकुलेटेड ऑन जीएस पेपर फर्स्ट। तो यानी कि परीक्षा में जो मार्किंग होगी या जिसके आधार पर आपका चयन होगा वो पेपर फर्स्ट में जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसके आधार पर होगा। यानी कि जीएस पेपर 2 या जनरली जो आप सीसैट बोलते हैं, जीएस पेपर 2 के मार्क्स रिजल्ट में ऐड नहीं होंगे। तो जीएस पेपर 2 इज ओवरऑल क्वालिफाइंग इन नेचर, जीएस पेपर 2 इज क्वालिफाइंग इन नेचर। तो पहला जो स्टेज है दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 2 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, ठीक है। इसका डिटेल्ड सिलेबस फर्स्ट में क्या आएगा एंड जीएस पेपर सेकंड में क्या आएगा। नेक्स्ट स्टेज जब आप जाएंगे तो वो होगा दैट इज एग्जामिनेशन या मुख्य परीक्षा। और मुख्य परीक्षा में जब आप जाएंगे, यहां पर 7 पेपर देख रहे हैं, 2 पेपर और ऐड होंगे दैट इज 8 एंड 9, है ना, लैंग्वेज के पेपर है।
पेपर आपको देना है, ठीक है, उसका मार्क्स भी अलग अलग होता है, वो 300 मार्क्स के होते हैं। एक लैंग्वेज का है पेपर जो होता है वो किस भाषा में है, दैट इज इंग्लिश, कंपल्सरी है, इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड होता है, इसका जो स्टैंडर्ड है दैट इज ये 10th के स्टैंडर्ड का है, क्या है 10th के स्टैंडर्ड। जो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका जो स्टैंडर्ड है वो कैसा है, 10th के नेचर का है, राइट। दूसरा जो यहां पर लैंग्वेज का पेपर है दैट इज यहां पर लिखा हुआ है एनी इंडियन लैंग्वेज, कोई भी भारतीय भाषा। तो हम लोग तो नॉर्थ इंडियन लोग हैं, तो हमारी भारतीय भाषा क्या है, हिंदी। तो हम बाय डिफॉल्ट हमारी लैंग्वेज पेपर की भाषा क्या हो जाएगी, हिंदी, है ना। तो यहां पर एनी इंडियन लैंग्वेज में, हाँ हालांकि आप कोई और भाषा भी ले सकते हैं, बट यहां पर हिंदी लैंग्वेज का पेपर होगा। तो ये 2 पेपर हैं जो लैंग्वेज के पेपर होंगे। उसके साथ में यहां पे 7 पेपर है, ठीक। फर्स्ट पेपर जो आपका होगा, फर्स्ट पेपर जो यहां पर होगा दैट इज किस चीज का होगा, एस्से का। किसका होगा, एस्से। फुल पेपर केवल और केवल किसका होगा, एस्से का। एक पेपर में केवल आपको एस्से ही लिखना है, राइट। 2 एस्से आएंगे और उन दोनों एस्से को आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। सेकंड पेपर 2 जो होगा वो जीएस पेपर फर्स्ट होगा। इसके डिटेल्स के जीएस पेपर फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, जब आपको यहां से क्लास जब आपकी खत्म होगी तो आप वहां बाहर से सिलेबस को आप ले लेंगे। सिलेबस में डिटेल्ड में दिया हुआ है कि जीएस पेपर फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। इन जनरल अगर आप समझना चाहें, जीएस पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, इन विषयों से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। ऐसे जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और पेपर 5 के रूप में जीएस पेपर 4, यानी कि जीएस के टोटल कितने पेपर हैं, 4। और सभी पेपर्स के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 250 मार्क्स के। एसए का पेपर कितने मार्क्स का है, 250 मार्क्स का, राइट। फिर पेपर 5 और पेपर 6 ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना होगा। लगभग 24-25 सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट है वहां पर जो यूपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन में बताई जाती है। उसी में से कोई एक सब्जेक्ट आपको क्या करना होगा, एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होगा, राइट। कोई भी सब्जेक्ट जो आप पढ़ना चाहते हैं या जिसके माध्यम से आप इस एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं, और उसमें लगभग हर स्ट्रीम से रिलेटेड कोई ना कोई सब्जेक्ट है, राइट। तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो टोटल अगर आप देखें, अच्छा ये जो इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज है इसके मार्क्स भी ऐड नहीं होते, तो ये भी क्वालिफाइंग एग्जाम है ना। जो आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट में लैंग्वेज पेपर के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। तो जो मार्क्स आपके ऐड होंगे वो पेपर 1 से लेकर पेपर 7 तक। और इस तरीके से अगर आप देखें तो टोटलिंग करेंगे तो जो मेंस की जो परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा जो आपकी होती है दैट इज 1750 मार्क्स। प्रीलिम्स में जीएस पेपर फर्स्ट के आधार पर आपका कट ऑफ होगा, आप प्रीलिम्स से कहां जाएंगे, मेंस में जाएंगे। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा का जो मार्क्स है उसका मार्क्स भी आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होता, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा के भी नंबर आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होते हैं। आपका जो रिजल्ट में ऐड होगा दैट इज मेंस की परीक्षा। जो थर्ड स्टेज आता है दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें क्या लिखा गया है, दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट। और पर्सनालिटी टेस्ट इट्स ए स्पेशल काइंड ऑफ इंटरव्यू, है ना। इंटरव्यू का मतलब साक्षात्कार और पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब व्यक्तित्व परीक्षण, राइट। तो पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब यह है किसका टेस्ट, जो कैंडिडेट है उसकी पर्सनैलिटी का। और उसकी पर्सनैलिटी का मतलब कि आप कैसे हैं। कैसे पता चलेगा, या तो हाल चाल पूछ ले, बताइए भाई कैसे हैं, नहीं नहीं सर ठीक है। या फिर वो शायद आपसे जानना चाहते हैं कि आप व्यक्तित्व के रूप में आपकी पर्सनैलिटी की स्पेशलिटी क्या है।
एक अधिकारी के रूप में, एक ऑफिसर के रूप में मैं आपको क्यों सेलेक्ट करूं? तो बहुत सारी ऐसे क्वालिटेटिव चीजें हैं, विशेषताएं हैं, जो वहां पर जो एग्जामिनर हैं या बोर्ड के मेंबर्स हैं वो एक कैंडिडेट के रूप में आप में चेक करते हैं। तो ये आपका टेस्ट है। किसका टेस्ट है? आपका। किताब से क्वेश्चन पूछते तो शायद आसान होता, लेकिन मेरे बारे में मुझसे क्वेश्चन, और मुझसे बेहतर तो कोई है नहीं, राइट? तो अपने बारे में बताना है। और अपने बारे में आप क्या बताएंगे? सर अभी तो एज मेरी 21, 22, 23 की है, मैं क्या बताऊं? तो आप अपने बारे में उन चीजों को आपको बताना है जो आपने अभी तक अपने लाइफ में किया है। सबसे पहले तो वो चीज बताएंगे। या फिर आपका ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है डिफरेंट डिफरेंट मुद्दों पर, आपकी एनालिसिस पावर कैसी है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, आप किसी इश्यूज में डिसीजन मेकिंग का काम, किसी मुद्दों को देखते कैसे हैं। तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं किसी व्यक्तित्व की, उन एट्रीब्यूट्स को चेक करने का जो स्टेज होता है वो कौन सा होता है? दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट। आपका चेक, आपके बारे में चीजें होते हैं। और इसलिए सबसे बेहतर इस एग्जाम में, सबसे बेहतर जो चीजें हैं कि ना सिर्फ आपको जो यहां पर कंटेंट या सिलेबस में जो विषय है उसकी तैयारी करनी है, बल्कि खुद को भी तैयार करना है, खुद को भी उस तरीके से वहां पर बनाए। क्योंकि एक स्टेज ऐसा है जहां पर सब्जेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, वहां उस सब्जेक्ट के माध्यम से आपके बारे में या आपके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पूछेंगे कि बताइए सबसे अच्छा काम आपको क्या लगता है, तो आप जाहिर सी बात है उस समय तो यही कहेंगे पढ़ना, है ना? बताएंगे, यही बताएंगे ना कि वो सबसे अच्छा काम क्या लगता है। आप चूंकि पढ़ाई लिखाई का एग्जाम है तो हम कहते सर, ये थोड़ी कहेंगे कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो कहेंगे पढ़ना। तो अगला क्वेश्चन यही होगा कि फिर पढ़ने के अलावा कुछ और करते हैं, राइट? तो अगर आपने कहा कि नहीं, तो भाई ऐसा अधिकारी, सो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में वो डायनामिज्म होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी में वो चीजें होनी चाहिए जो एक लाइवली, है ना, जो लाइफ को लेकर बहुत तरीके से ऑप्टिमिस्टिक हो, बहुत आशावादी हो। कुछ लोग होते हैं ना जो दुखी रहते हैं और खुद तो दुखी हैं, और प्रयास यही रहता है कि सामने वाले से मिले उसको भी दुखी कर दें। तो जो ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग, या सिर्फ प्रॉब्लम बताना। सो आपकी पर्सनालिटी में सिर्फ समस्या पर बात नहीं करना है, सिर्फ इश्यूज को ही नहीं आइडेंटिफाई करना है, आपको सॉल्यूशन बनना है। और लोग किसको पसंद करते हैं? जो प्रॉब्लम बताता है उसको, या जो सॉल्यूशन बताता है उसको? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? हाइपोथेटिकल या प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। कुछ लोग ऐसे सॉल्यूशन बताते हैं, है ना, कि जो व्यवहार के रूप में पॉसिबल है ही नहीं। तो आपकी पर्सनैलिटी में वो क्या एट्रीब्यूट्स हो, वो कैसी चीजें होनी चाहिए, और इसी चीज को चेक करने के लिए, आपकी मेंटल अलर्टनेस को चेक करने के लिए, आपका सोशल कोहेशन को चेक करने के लिए, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को चेक करने के लिए, आपके बैलेंस, किसी मुद्दे पर आपका ओपिनियन क्या है, उस चीज को चेक करने के लिए कहीं ना कहीं थर्ड स्टेज होता है जिसको क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी टेस्ट। और वो कितने मार्क्स का होता है? 275। तो मैंने कहा कि 3 स्टेजेस हैं इस एग्जाम में, 3 पड़ाव हैं, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट। प्री जो है ये क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करने के लिए है कि आप अगले स्टेज में यानी कि मुख्य परीक्षा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इसके मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होते। मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा जो है, इसके कितने मार्क्स है? 1750। और पर्सनालिटी टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं? 275। यानी कि ओवरऑल 2025 मार्क्स का ये परीक्षा होता है। ओवरऑल कितने मार्क्स की परीक्षा होती है? 2025, राइट?
और 2025 की टोटलिटी में फिर आपके मार्क्स या फिर आपकी चीजों को या आपके रैंक को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है उसके मार्क्स के आधार पर, राइट। चलिए थोड़ा सा पीछे फिर से चलते हैं। कोई एक कैंडिडेट मेरा हेल्प करें और वो बताएं कि जो अभी आपके पढ़ने की एफिशिएंसी है, अपनी पढ़ने की क्षमता के आधार पर या 10th के मार्क्स या 12th के मार्क्स के आधार पर आपको थोड़ा सा नंबर बताना है। जैसे सारे पेपर कितने मार्क्स के हैं, 250 मार्क्स के, ठीक है। अब शुरुआत में, सेशन के शुरुआत में ही किसी ने कहा था कि सर एग्जाम टफ नहीं होता, हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और यही बात सही भी है, पढ़ने से ही होगा, राइट। तो चलिए, अभी हमने तैयारी स्टार्ट नहीं की है ना, अभी हम तैयारी के स्टार्टिंग मोड में प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने कहा कि मेंस की परीक्षा होगी 250 मार्क्स की, लेकिन हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा। चलिए आप अपने हिसाब से काउंट करिए कि अगर एसए का पेपर 250 मार्क्स का है तो इस एग्जाम को अगर आप देंगे तो इन जनरल पढ़ने के बाद में 2-2.5 साल पढ़ने के बाद में कितने मार्क्स आ जाएंगे आपके, अपनी इफिशियंसी के हिसाब से बताइएगा। और ये भी सोच लीजिएगा कि हाँ यूपीएससी सीएससी का एग्जाम है तो हो सकता है थोड़ा सा टफ चेक होता हो। कितने मार्क्स आ जाएंगे 250 में, जल्दी जल्दी बताइए कोई एक जन। हाँ 250 में से 100, 2 ऐसे हैं बेटा, कितने आ जाएंगे आपके। हाँ हाँ 105, तो चलिए ठीक है 100 ही मान लेते हैं, आप 100 से चाहिए। अच्छा, पेपर सेकंड 250 मार्क्स में से कितने मार्क्स आ जाएंगे, पढ़ेंगे ना। अभी तो मैंने क्या कहा कि पहला स्टेज क्या है, तैयारी करना, फिर एग्जाम देना और फिर क्रैक करना। तो अभी पहले से हम प्रिज्यूम कर लें कि आखिर मैं पढ़ूंगा, मुझे एक किताब दे दी जाएगी हिस्ट्री की या 2-3 किताबें बता दी जाएंगी, क्लास में लेक्चर्स हो जाएंगे, तो उनको पढ़ने के बाद एग्जाम होगा तो मैं एक्सपेक्टेड में कितना मार्क्स ला सकती हूँ। अभी मैं एफिशिएंसी देख रहा हूँ कि और वो एफिशिएंसी ऐसे थोड़ी होगा। आपने 10th में पढ़ा होगा, क्या 10th के सिलेबस को पहले पढ़ा था, क्या 12th के सिलेबस को पहले पढ़ा था, आपको पढ़ाया गया, फिर आपने एग्जाम दिया, उसके बाद आपके मार्क्स आए हैं, राइट। तो अभी हम उसी प्रोसेस को देखना चाह रहे हैं। 250 मार्क्स का पेपर फर्स्ट है जीएस में, कितने मार्क्स आ जाएंगे, और कोई कि बहुत ज्यादा है, किसी का 150 से कम है, चलिए इन जनरल 150 मान लेते हैं, है ना। ऐसे ही पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 150 150, चलिए। अच्छा, ऑप्शनल 250 250, एक सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके 2 पेपर हैं, तो ऑप्शनल में कितने मार्क्स आपके हो जाएंगे, 250 में से एक सब्जेक्ट पढ़ना है और उसके 2 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, 500 नंबर के हैं, हाँ 160, और कोई 180, चलिए 160 180, ठीक है, ऐड कर लेते हैं। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 150 क्रॉस 4 600 हो गया, 100 700, फिर 150 150 1000 प्लस 30 एंड 10 यानी कि 1040, ये आपके मेंस में नंबर आ जाएंगे। इतना ही तो है जितना आपने कहा कि सर अगर आप पढ़ाएंगे, यहां पे सेशंस में क्लासेस चलेंगी और अगर मैं पढ़ूंगी तो इतने नंबर तो सर आ जाने चाहिए। हालांकि एसए में आपने बहुत नंबर ले लिए, है ना। आपने 250 में आपने बताया था, किसी ने शायद 200 नंबर बताए थे, तो मैंने सबसे कम कम नंबर लिया है उस बिहाफ पे जब सबसे कम की बात हो रही है। तो मेंस में एटलीस्ट आपके नंबर कितने आ जाएंगे, 1040, इतना आ सकता है। कितने लोग मानते हैं कि इतना आ सकता है, सभी लोग, वेरी गुड। चलिए अभी थर्ड स्टेज में जाएंगे, है ना। तो 1040 थर्ड स्टेज में कितने मार्क्स है, तो सर हम तो बेस्ट हैं और हमारा एग्जाम है, पर्सनैलिटी टेस्ट है,
तो 275 में से कितने मार्क्स मिल जाएंगे आपको? तो जो सबसे कम मार्क्स होगा बेटा कितना मिल जाएगा? हाँ 185, चलिए 180 ले लेते हैं सबसे कम मार्क्स को, है ना। कुछ लोगों ने कहा सर 200 मिल जाएगा, कुछ ने कहा कि 210 मिल जाएंगे, मैं सबसे कम मार्क्स को ले रहा हूं, ठीक है 180। अभी इससे पहले मेंस में कितना था? 1040। अब इसकी टोटलिटी करते हैं ना, 1040 मेंस में एंड 180 आपका जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट में, तो 1220 इतना तो सर आ ही सकता है ना। थोड़ा सा नंबर देखते हैं कुछ टॉपर्स के, राइट, और फिर आपको फिर पता चलेगा कि मैं क्यों कह रहा था कि ये सबसे आसान एग्जाम हो सकता है अगर आप तैयारी करने जाएं तो। मार्क्स देख ले, आपके मार्क्स कितने हैं सभी लोगों के? 1220। और ये आपने ऐसे नहीं बोला है, ये जो एक्सपेक्टेड मार्क्स आपने बताए हैं ये आपने 10th 12th और ग्रेजुएशन की एफिशिएंसी पर बताए, राइट। कि सर अगर कोई सिलेबस मुझे दिया जाएगा और उस सिलेबस को अगर मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो एटलीस्ट इतना परसेंट मार्क्स में ला सकती हूं या ला सकता हूं, ये खुद से एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर। कुछ लोगों ने तो कहा कि सर 200 नंबर, मैंने सबसे कम नंबर लिखे हैं, राइट। तो वहां पर जो मार्क्स आए दैट इज 1220, ठीक है। अब नंबर देखें टॉपर्स के, चलिए यहां पर जान रहे आपका नंबर कितना है? जो आपने मुझे मार्क्स बताए थे, आपके मार्क्स कितना है? 1220। 2016 में यूपीएससी सीएससी में टॉप किया था, नाम आपको पता होगा, दैट इज टीना डावी ने। और टीना डावी के फर्स्ट रैंक था, कितनी रैंक थी? फर्स्ट रैंक थी, फर्स्ट रैंक थी। मार्क्स कितने हैं? 1063 आउट ऑफ 2025, आपसे 200 नंबर कम है। तो फर्स्ट रैंक का अगर इतना मार्क्स है तो जो 1000 पे होगा उनका नंबर, अभी हम देखते हैं वो आंकड़े, राइट। तो ये तो फर्स्ट रैंक का नंबर है, नंबर होगा उसका कितना नंबर होगा, उनका कितना नंबर होगा? 700, 800, 800, 900 के आसपास हो सकता है आपका, ठीक है। फिर 2021 में, ये मैंने 5 साल का गैप लिया है क्योंकि 5 साल में हो सकता है ट्रेंड बदल गया हो सकता है बहुत ज्यादा नंबर आने लगे हों, है ना, 5 साल में। तो 5 साल के बाद में 2016 की सिलेक्टेड कैंडिडेट है, तो 2021 में सिलेक्टेड कैंडिडेट फर्स्ट रैंक है, दैट इज श्रुति शर्मा। और श्रुति शर्मा के मार्क्स देखिए, राइट। तो थोड़ा सा इस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा भी एक चीज देख लेते हैं, जैसे 18, 19, 20 3 साल के एग्जाम्स का थोड़ा सा यहां पर एनालिसिस किया गया है कि कैंडिडेट्स के रूप में कितने कैंडिडेट सिविल सर्विसेज में फॉर्म भरते हैं, कैसा रहता है एग्जाम के बारे में। तो थोड़ा सा आंकड़ा देख लेते हैं। 2018, 2019 और 2020, ये 3 सालों के यहां पर एनालिसिस दी गई है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट लगभग 10 लाख के आसपास में हर साल फॉर्म भरते हैं ऑन एन एवरेज, 10 11 10, यानी कि ऑन एन एवरेज कितने लोग भरते हैं? 10 लाख, ठीक है। एग्जाम देने कितने लोग जाते हैं पहले ये देख लीजिए, प्रीलिम्स में जस्ट हाफ, 4 लाख, 5 लाख, 4 लाख, यानी कि सीरियस कैंडिडेट कितने आप देख सकते हैं जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, दैट इज 50%, ठीक है। फिर उसमें से जो प्रीलिम्स कितने लोग अब क्वालिफाई करते हैं लगभग हर साल? 10,000 के आसपास, राइट। और फिर जो मेंस के लिए वहां पर जाते हैं लगभग 10,000 के कैंडिडेट के आसपास में, और इंटरव्यू के लिए जो वहां पर क्वालिफाइंग लोग हैं उनकी संख्या 2,000 2 से 2,500 के आसपास में है। और फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग, यानी कि हर साल आप देखिए ऑन एन एवरेज लगभग 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और लगभग 800 से 1000
लोगों के बीच में इस एग्जाम में क्या होते हैं, सेलेक्ट। आपने तो पहले ही बता दिया कि सर 1220 अगर मैं पढ़ूंगी तो मेरा क्या कहते हैं मार्क्स आने के चांसेस क्या है, ज्यादा है, और मैं इसमें क्या हो सकती हूँ, सेलेक्ट हो सकती हूँ। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा कट ऑफ देख लेंगे। प्रीलिम्स में मैंने बताया था कितने क्वेश्चन आते हैं, अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बताया था ना, मार्क्स बताए थे, 200 मार्क्स के आते हैं। लेकिन प्रीलिम्स में पेपर फर्स्ट से रैंक बनती है या मेरिट बनती है या पेपर सेकंड से, पेपर फर्स्ट से, सेकंड क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो आप देखिए कि पेपर फर्स्ट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है दैट कितना है, 100। तो 100 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के, 200 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2। 2018 में जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ कितना है, 90। लगभग कितने क्वेश्चन, 49, यानी कि 100 में से आप कितना क्वेश्चन सही करते हैं, 49। अगर 100 में से 50 क्वेश्चन आप या 49 क्वेश्चन अगर आप सही लेते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते। ऐसे ही 2019 में, 2020 में देखिए 46 क्वेश्चन, 100 में से मैं 45 से 50 के बीच में ठीक कर सकता हूं, राइट। तो ये कट ऑफ मार्क्स हैं, ये जनरल के हैं। ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी वाइज भी अलग अलग चूंकि कट ऑफ आते हैं तो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग चीजें हैं, राइट। फिर आप देखिए मेंस में, मेंस कितने नंबर का था, 1750। 1750 में आप लोगों ने 1040 मुझे बताया था ना, 1040। उसमें क्या एसए में 100 और फिर जीएस के पेपर्स में। जनरल का कट ऑफ कितना है, 77, 300 नंबर कम है आपसे, ठीक है। 751, 736, 1700 मार्क्स का हाफ अगर करेंगे तो 850 यानी 50%, 50% से भी कम मार्क्स हैं, राइट। और इसी तरीके से कैटेगरी वाइज आप देखेंगे। मैं ये सब दिखाने की कोशिश क्यों कर रहा हूं, जिससे आपके दिमाग में जो एग्जाम की टफनेस को लेकर वो चीजें थी कि अगर आप थोड़ा सा सही गाइडेंस में और 1-1.5 साल 2 साल अगर आपने अपने लिए मेहनत कर लिया तो कितना बड़ा वहां पर परिवर्तन वहां पर आ सकता है, राइट। और इसी तरीके से आप इंटरव्यू फाइनल आप देखिए कि फाइनल कैंडिडेट 982, 961, 944, यानी कि 2025 में से आप 900 950 मार्क्स ला सकते हैं तो आप सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, राइट। बात समझ में आ रहा है। तो आप देखिए कि जितने भी टफेस्ट एग्जाम इंडिया में चलते हैं, आईआईटी, पीएमटी या नेट जेआरएफ या और एक दो एग्जाम, सबसे आसान तो यही लग रहा है क्योंकि सबसे कम परसेंटेज जो आते हैं मार्क्स के नाम पे तो कहाँ जा रहे हैं, इसी एग्जाम में जा रहे हैं, राइट। तो ये एग्जाम का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ग्लिम्स था। ये मार्क्स आपने क्या किए थे, ये मार्क्स आपने देख लिए थे कि 2016 में टीना के मार्क्स कितने थे, 1063, और इस साल में जो इशिता किशोर के मार्क्स है ना, या अभी आदित्य श्रीवास्तव है ना जो इस बार के टॉपर हैं, उनके मार्क्स आप देख लीजिए। तो आपको कहीं ना कहीं लग जाएगा कि बहुत ज्यादा टफ वाली सिचुएशन नहीं है। अगर एक सही रणनीति, एक स्ट्रेटेजिक रणनीति के तहत इस परीक्षा की या सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी की जाए, और अगर आप अपना बैक परफॉर्मेंस अपने 10th 12th और ग्रेजुएशन के परफॉर्मेंस को देखें, और वहां पर अगर आपने तीनों एग्जाम्स में 50+ मार्क्स पाए हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि उस कैटेगरी में, उस समूह में आप भी हैं जो सिविल सर्विसेज एग्जाम को, परीक्षा को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।